को सियासी उठापटक देखने को मिली। वहीं सियासी उठापटक को लेकर आज शरद पवार सताना पहुंचे और इस दौरान उन्होंने रैली को संबोधित किया। रैली को संबोधित करते हुए ने कहा कि हमारे एनसीपी में सभी विधायक जुड़े हुए हैं, सभी विधायक हमारे साथ हैं। कुछ पार्टियां जाति और धर्म के नाम पर हमें बांटने का काम कर रही हैं, लोग लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, लेकिन हम इसको लेकर तैयार हो गए हैं और आज से ही हम नई शुरुआत करते हैं। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने हमारे साथ दगा किया है उनको सबक सिखाया जाएगा। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो पार्टी धर्म के नाम पर, जातिवाद के नाम पर एक दूसरे के साथ तोड़ने में काम कर रही है उसको सबक सिखाएंगे। तो अजीत पवार ने बड़ी हुंकार भरी है, रैली को संबोधित करते हुए निशाना साधा है। इसके साथ ही आपको बता दें 5 जुलाई को ये बैठक भी बुलाई गई है। सभी सांसदों और विधायकों को बुलाया गया। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है और कोई बड़ा फैसला निकलकर सामने आ सकता है। इसको लेकर साथ ही कहा गया है कि जो भी विधायक बैठक में शामिल होंगे उनको एफिडेविट लाने को कहा गया है। इसके दौरान रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कई राज्यों में भी जातिवाद के नाम पर लोगों को अलग किया जा रहा है, पार्टियों को तोड़ा जा रहा है, लेकिन हम आज से नई शुरुआत करते हैं। 5 जुलाई की बैठक में कई अहम फैसला हो सकता है। इसको लेकर आपको बता दें कल महाराष्ट्र की सियासत में बड़ी ज्यादा उठापटक देखने को मिली। एनसीपी के नेता रहे अजीत पवार ने शिंदे सरकार का दामन थाम लिया है, वहीं डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है और 9 विधायक भी मंत्री बनाए गए हैं। कैमरामैन निक्की के साथ दीक्षित चौधरी, इंडिया वॉइस। तो शरद पवार ने एनसीपी को लेकर 5 जुलाई को अहम बैठक बुलाई है। ये बैठक बेहद खास रहने वाली है। तो रिपोर्टर राइट में बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से बागी हुए अजीत पवार पर अब शरद पवार एक्शन लेने के मूड में आ गए हैं। एनसीपी ने बागी अजीत पवार और 8 अन्य विधायकों को अयोग्य घोषित करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को पत्र भेजा है। हमारे सहयोगी विशाल मिश्रा की ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में कल बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिला। एनसीपी नेता अजीत पवार कल महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो गए। उन्हें कल उप मुख्यमंत्री पद की शपथ उन्होंने ले ली। उसके साथ 9 विधायकों ने मंत्रिमंडल में शामिल होकर के शपथ ग्रहण किया। इसके साथ ही अब शरद पवार जो एनसीपी के प्रमुख हैं उन्होंने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विपक्षी नेताओं पर हमला भी बोला है। और उन्होंने कहा है कि जब उद्धव ठाकरे जी की सरकार थी महाराष्ट्र में तब कितनी अच्छी सरकार चल रही थी, लेकिन उसको तोड़ करके विपक्षी दलों ने तोड़ दिया। और उसके बाद ये जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है 2024 के लिए अच्छा संदेश नहीं है। अजीत पवार के महाराष्ट्र की शिंदे सरकार में शामिल होने के बाद एनसीपी कार्यकर्ताओं ने गुस्सा जाहिर करना शुरू कर दिया। कल हुई शपथ ग्रहण कार्यक्रम में उनके साथ प्रफुल्ल पटेल भी नजर आए थे, जिसके बाद आज दिल्ली में स्थित एनसीपी दफ्तर से प्रफुल्ल पटेल की तस्वीर हटा दी गई है। बात करें फडणवीस के घर पहुंचे अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस के घर पहुंचे हैं। अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस के घर पहुंचे। इस बीच सीएम एकनाथ शिंदे ने अपने सभी विधायकों और सांसदों को आज दोपहर 3 बजे दादर के शिवाजी पार्क में दिवंगत शिवसेना सुप्रीमो बाला ठाकरे के स्मारक पर इकट्ठा होने का आह्वान किया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शिंदे दोपहर 12:30 बजे खाड़े में आनंद आश्रम और फिर दादर में बाला साहेब ठाकरे के स्मारक पर अपने राजनीतिक गुरु आनंद दीघे का आशीर्वाद लिया। उसके बाद सतारा पहुंचने के बाद लोगों को संबोधित करते हुए शरद पवार ने कहा है कि आज महाराष्ट्र और देश में कुछ समूहों द्वारा जाति और धर्म के नाम पर समाज के बीच दरार पैदा किया जा रहा है। पवार ने आगे कहा है कि हम उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाराष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने हमारी सरकार गिरा दी। देश के कुछ अन्य हिस्सों में भी ऐसा हुआ। उन्होंने 5 जुलाई को सभी नेताओं और पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। शरद पवार ने सतारा पहुंचने के बाद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज महाराष्ट्र और देश में कुछ समूहों द्वारा जाति और धर्म पर समाज के बीच दरार पैदा किया जा रहा है। 5 जुलाई को सभी नेताओं की बैठक बुलाई गई है। अब महाराष्ट्र सियासी उठापटक थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ अजीत पवार के घर पर बागी गुट की बैठक हुई, जिसमें वो सभी मंत्री शामिल रहे जिन्होंने शिंदे सरकार को समर्थन दिया था, जबकि एनसीपी चीफ शरद पवार आज सतारा पहुंचे हैं। वो यहाँ एक रैली को संबोधित करेंगे। इस बीच ये सवाल उठ रहा है कि आखिर एनसीपी पर किसका दावा मजबूत है। इस बीच महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर का कहना है कि विपक्ष के नेता की मान्यता विधानसभा प्रमुख करता है और भी निर्णय लेने से पहले सभी नियमों पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि इस समय अजीत पवार के समर्थन में कितने विधायक हैं। कल महाराष्ट्र सरकार में एनसीपी नेता अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री का शपथ लिया।
जिसके बाद उनके साथ 9 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। और इसके बाद आज एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सतारा में एक जनसभा को भी संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर तगड़ा हमला बोला और कहा कि जब शिवसेना की सरकार थी, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाराष्ट्र की सरकार थी, तो बहुत अच्छी तरह से सरकार चल रही थी, लेकिन विपक्षों ने इसको तोड़ दिया। उन्होंने गंभीर आरोप भी विपक्ष पर लगाए और इसके साथ ही विपक्ष पर जमकर हमला बोला। कैमरामैन निकी के साथ विशाल मिश्रा, इंडिया वॉइस। पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने एक बार फिर सीएम नीतीश पर करारा हमला किया है। उन्होंने कहा कि नीतीश के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हो गए हैं, अब वो अगर नाक भी रगड़ लें तो इस जन्म में कुछ नहीं होने वाला। सुशील मोदी ने बयान एक न्यूज चैनल की बातचीत के दौरान दिया। सुशील मोदी का ये बयान तब सामने आया जब हाल ही में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा था कि जेडीयू के एक बड़े नेता के जरिए नीतीश कुमार बीजेपी के संपर्क में है। हमारी सहयोगी स्वीटी दीक्षित की ये रिपोर्ट देखिए। जिस तरीके से महाराष्ट्र में सियासी भूचाल रविवार को आया, अब उस पे लगातार बयानबाजी हो रही है। बता दें कि सुशील मोदी ने बयान जताते हुए साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र का हस्तर हुआ है, राजनीति में हलचल देखने को मिली है। अजित पवार नए मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले लिया उन्होंने। अब उसी तरीके से वही तस्वीर बिहार में देखने को मिल सकती है। यानी कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जेडीयू के कुछ ऐसे विधायक या ऐसे सांसद जो है अब बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। यानी कि अब महाराष्ट्र के बाद बिहार की बारी है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया। रामदास अठावले का भी बयान निकल के सामने आया कि हो सकता है कि मुंबई में जो हलचल देखने को मिली है वो बिहार में भी हो सकता है। बता दें कि अजित पवार 1 घंटे के अंदर सीधा नेता प्रतिपक्ष थे, उप मुख्यमंत्री के कुर्सी पर पद पर विराजमान हो गए और ये महाराष्ट्र के भूचाल में अभी तक का सबसे बड़ा सियासी भूचाल माना जा रहा है। और इससे ठीक 1 साल पहले यही से एकनाथ शिंदे ने किया था, जब अपने 40 विधायकों के साथ वो असम की ओर रवाना हो गए थे और 1 साल बाद यही तस्वीर निकल के सामने आई। अजित पवार अपने 8 विधायकों के साथ उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली और अजित पवार दावा भी करे कि उनके साथ 40 और विधायक है। यानी कि अब जो एनसीपी का गुट है वो टूटते हुए नजर आ रहा है और बिहार में क्या कुछ तस्वीर निकल के सामने आएगी देखने वाली बात होगी। लेकिन सुशील मोदी ने साफ तौर पे कह दिया है कि यही तस्वीर बिहार में भी देखने को मिल सकती है। कैमरा पर्सन निकी के साथ स्वीटी दीक्षित, इंडिया वॉइस। हैदराबाद की दौरे पर सोमवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव रहे। हमारी सहयोगी जूही सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में हुई सियासी बदलाव के बाद जो है पूरे देश की राजनीति गर्मा गई है। एक तरफ जहां विपक्षी एकजुटता को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी एकजुटता को जो है बड़ा झटका भी लगता दिखाई दे रहा है। अब माना जा रहा है कि बिहार में भी इसी तरह का कुछ माहौल देखने को मिल सकता है। आपको बता दें, इसी बीच जो है सपा प्रमुख अखिलेश यादव तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसी राव से मिलने तेलंगाना पहुंचे, जहां वहां पहुंचने पर मुख्यमंत्री के समर्थकों ने अखिलेश यादव का जोरदार स्वागत किया। इस भेंट को लेकर जब अखिलेश यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अभी मुलाकात हो जाएगी, उसके बाद ही हम इस बारे में कुछ बता पाएंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से मुलाकात को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि हमारा लक्ष्य एक है, हम सबको मिलकर बीजेपी को हटाना है। दरअसल महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी में हुई 2 टूक के बाद बीजेपी के एक मंत्री ने दावा किया कि केसीआर की पार्टी बीआरएस और आरजेडी के कई नेता भी बीजेपी के संपर्क में हैं। ऐसे में यह मुलाकात जो है और भी ज्यादा अहम मानी जा रही है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव लगातार बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत संगठन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे लेकर वो कई बड़े विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात भी कर चुके हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की इस मुलाकात को भी विपक्षी एकता को मजबूत करने की कवायद के तौर पर ही देखा जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इस मुलाकात का जो है अंजाम क्या निकल कर आता है। कैमरामैन निकी के साथ मैं जूही, इंडिया वॉइस। उधर दिल्ली हाईकोर्ट ने चर्चित शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को राहत देने से इनकार कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट में शराब घोटाले के आरोपी मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने सिसोदिया की जमानत पर फैसला सुनाया है। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा है कि वो इस स्टेज पर जमानत के योग्य नहीं है। अदालत सिसोदिया के अलावा उद्योगपति अभिषेक बोईपल्ली, विनय बाबू और विनय नायर की याचिकाओं पर भी फैसला सुनाया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी नितिन चौधरी। दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब चर्चित घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया को जमानत याचिका खारिज कर दी है। बता दें कि आज मनीष सिसोदिया दोबारा आज दिल्ली हाईकोर्ट में पेशी हुई थी, तो पेशी में उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि जमानत याचिका पे आज उनकी जो जमानत याचिका थी उसे खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने सिसोदिया की जमानत पर फैसला सुनाया है। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा है कि वो इस स्टेज पर है कि जमानत योग्य नहीं है। अदालत ने सिसोदिया के अलावा उद्योगपति अभिषेक
वोनई बाबू और विजय नायर की याचिका पर भी फैसला सुना है। अदालत ने इनकी याचिका खारिज कर दी है। परिवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा दर्ज धन संशोधन मामले में ये सभी आरोपी हैं। हाई कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम की याचिका खारिज करते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया दिल्ली सरकार में प्रभावशाली पद पर रहे हैं। जमानत मिलने पर गवाहों को प्रभावित करने की संभावना है। इनकार नहीं किया जा सकता कि अदालत विजय नायर, बिजनेसमैन अभिषेक बैनीपल्ली, विनय बाबू की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी है। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई आबकारी नीति लागू की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप के बीच सितंबर 2022 के अंत में इससे वापस ले लिया गया था। सिसोदिया को घोटाले में कथित भूमिका के लिए सबसे पहले 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और वहां तब हिरासत में हैं। उच्च न्यायालय ने सीबीआई वाले मामले में 30 मई को उन्हें जमानत देने की इनकार कर चुके हैं। उन्हें ईडी ने 9 मार्च को गिरफ्तार किया था और अभी वे न्याय की हिरासत में है। उच्च न्यायालय ने 2 जून को सिसोदिया जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था। सिसोदिया ने मल्टीपल स्क्लेरोसिस से पीड़ित अपनी पत्नी का बिगड़ते स्वास्थ्य की सहित विभिन्न आधारों पर जमानत मांगी थी। हालांकि ईडी ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर विरोध किया था। शराब घोटाले से ही संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग से ही जुड़े एक अन्य मामले में शराब व्यवसायी समीर महेंद्र को दी गई 6 सप्ताह की अंतिम जमानत को चुनौती देने वाली परिवर्तन निदेशालय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को विचार करने से इनकार कर दिया है। संजीव खन्ना ने न्यायमूर्ति बेल को एफ त्रिवेदी की पीठ से ईडी की ओर से पेशी अतिरिक्त किया राजू से कहा कि वह दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। राजू ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश चौंकाने वाला है, गलत तथ्यों के आधारित हैं तथा इस पर एक मिसाल रूप में नहीं माना जा सकता। पीठ ने कहा कि क्षमा करें, 6 सप्ताह की जमानत के लिए हमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यह अवधि अगले 10 से 15 दिनों के अपने आप समाप्त हो जाएगी। उच्च न्यायालय ने 12 जून को धन संशोधन मामले में महेंद्र को चिकित्सा आधार पर 6 सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका आज फिर से खारिज हो गई है। बता दें कि मनीष सिसोदिया ने अपनी बिगड़ती पत्नी की हालात को देखते हुए दोबारा हाईकोर्ट में जो है याचिका डाली थी, लेकिन उसके बाद भी आज याचिका को खारिज कर दिया गया है। याचिका पे खारिज होने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि आखिरकार हम जो मनीष सिसोदिया को जमानत देते हैं तो जो गवाह हैं उनके साथ में ही मनीष सिसोदिया छेड़छाड़ कर सकते हैं। कैमरामैन निक्की के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। आगरा में वकीलों ने तहसील कार्यालय में तालाबंदी की। हमारे सहयोगी सचिन गुज्जर की ये रिपोर्ट देखिए। लगातार वकील 28 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। पूरा मामला आगरा देहात की खेरागढ़ तहसील का है, जहां पर पिछले 28 दिनों से वकीलों ने धरना प्रदर्शन कर रखा है। आपको बता दें, तहसील परिसर में लगातार फर्श बिछाकर सभी कामों को छोड़कर, लोगों के कामों को छोड़कर लगातार वकील धरने पर बैठे हैं। आज आपको बता दें, आज के दिन 28वां दिन है वकीलों के धरने प्रदर्शन को, और आज तहसीलदार व एसडीएम के कार्यालय में वकीलों ने इकट्ठा होकर ताला लगा दिया। आपको बता दें, जब ताला लगा तो एसडीएम और तहसीलदार बाहर टेबल निकालकर बैठी और लोगों की जनसुनवाई की। पूरा मामला खेरागढ़ तहसील का है, जहां पर पिछले 28 दिनों से वकील धरने पर बैठे हैं। वकीलों का आरोप है कि तहसीलदार प्राइवेट लोगों से वसूली कराते हैं और प्राइवेट लोगों पर काम कराते हैं। तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं और वकील लगातार इकट्ठा होकर आवाज लगा रहे हैं, तहसीलदार मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। आखिरकार वकीलों की क्या मांगे हैं जिनको प्रशासन द्वारा पूरा नहीं किया जा रहा है? कितने दिन तक ये धरना प्रदर्शन होगा, आगे देखा जाएगा। कब तक चलेगा धरना प्रदर्शन और आखिरकार खेरागढ़ एसडीएम इनकी कब सुनवाई करेगी? इंडिया वॉइस के लिए आगरा से सचिन गुजर की रिपोर्ट। अलीगढ़ में भट्टा चौकीदार की पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है, बता रहे हमारे सहयोगी प्रदीप पुंडीर। अलीगढ़ में भट्टे पर काम कर रहे एक चौकीदार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। आपको बता दें, पूरा मामला थाना प्रहलाद क्षेत्र के दतावली का है, जहां पर एक व्यक्ति एक भट्टे पर मजदूरी का काम करता था, जिसकी सुबह जो है उसकी शव जो है सड़क में पड़ा हुआ लोगों को मिला। लोगों ने इसकी सूचना जो है पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद किया। शव के आसपास में मार पिटाई के भी निशान थे, ताकि उसके साथ बुरी तरह मारपीट गई थी। वहीं पुलिस ने शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घटना की जो है विवेचना की जा रही है। ये थाना प्रहलाद क्षेत्र में लगातार दूसरे दिन दूसरा मामला है, जहाँ पर एक व्यक्ति की हत्या की गई है, जबकि इससे एक दिन पहले भी एक मजदूर की इसी तरह हत्या कर दी गई थी, जिसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। हालांकि इस दोनों घटनाओं से पूरे क्षेत्र में डर और सनसनी का माहौल है, जिसको लेकर आम लोगों में काफ़ी चर्चा है कि किस तरह पुलिस इस मामले को लेकर जाती है और इसका खुलासा करती है। वही पूरे मामले को लेकर पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि घटना के पीछे क्या कारण है, ये जानने के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं और जल्द से जल्द इस घटना का खुलासा किया जाएगा। मैं प्रदीप पुंडीर, इंडिया वॉइस, अलीगढ़।
उधर बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति का कार्यालय में शव मिला है। हमारे सहयोगी विजय कुमारी की रिपोर्ट देखिए। सिंचाई विभाग के कार्यालय में एक व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं सुबह कर्मचारी कार्यालय पहुंचे थे, जिसके बाद शव देख करके हड़कंप मच गया। वहीं आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम को भिजवा दिया है। वहीं बताया जाता है कि सिंचाई कार्यालय में ये चपरासी के पद पर तैनात था व्यक्ति, जिसकी रात अज्ञात कारणों से मौत हो गई, जिसका शव सुबह कर्मचारियों ने ऑफिस में पड़ा हुआ देखा। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं एसपी सिटी का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जो भी तथ्य निकल के आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इंडिया वॉइस के लिए बदायूं से विजय राठौर। गाजीपुर दोहरे हत्याकांड का खुलासा हो गया है, जहां अपराधी को पकड़ लिया गया है। क्या है पूरा मामला, हमारे बता रहे सहयोगी सुशील तिवारी। गाजीपुर जिले में दोहरे हत्याकांड का हुआ खुलासा। थाना मोहम्मदाबाद के बढ़ईपुर गांव में रात को ग्राम प्रधान के रिश्तेदार और उसके बेटे की हत्या कर दी जाती है। जब सूचना मिलती है गाजीपुर की पुलिस को, तो एसपी मौके पर पहुंचते हैं और परिवार वालों को ये भरोसा देते हैं कि अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। यह हत्या होती है 29 जून को और गाजीपुर जिले में हड़कंप सा मच जाता है। और मुखबिर की जब सूचना मिलती है कि अपराधी बक्सर से कहीं भागने के फिराक में है, वहीं पर गाजीपुर की पुलिस उसे खर दबोचती है और अपराधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गाजीपुर से मैं सुशील तिवारी, इंडिया वॉइस। उधर गाजियाबाद के लोनी इलाके में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। हमारी सहयोगी नदीम की ये रिपोर्ट देखिए। गाजियाबाद के लोनी इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें बदमाशों के पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हो गए। हालांकि आपको बता दें, दोनों ही बदमाशों को पुलिस ने हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। हालांकि बताया जा रहा है 30 तारीख को 4 लाख की दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर लूट हुई थी, जिसका पुलिस ने आज खुलासा किया है। हालांकि दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हुए हैं। हालांकि 4 बदमाश बताए जा रहे थे, जिनके पास से अभी फिलहाल में 50,000 रुपये की नकद बरामदगी हुई है और 2 पिस्टल भी बरामद हुई है, जिसमें जिंदा कारतूस और खोखा कारतूस भी बरामद हुए हैं। फिलहाल दोनों का इलाज चल रहा है। पुलिस ने अब दोनों को ढूंढने का भी प्रयास कर रही है। हालांकि 4 बदमाश बताए जा रहे थे, जिनमें से 2 के गोली लगने से घायल हुए हैं। 2 बदमाश फरार बताए जा रहे हैं। अपने सहयोगी मार्क्सिस्ट के साथ मैं नजीम शाहीन, इंडिया वॉइस, गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश के मथुरा थाना फरा में एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना पहुंची पुलिस ने सभी मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे का कारण पीछे से तेज गति से आ रही स्विफ्ट कार का ट्रॉली में घुसना बताया जा रहा है। हमारे सहयोगी मनोहर पटोल की ये रिपोर्ट देखिए। मथुरा के थाना फरा क्षेत्र रेपराजाट चौकी NH-19 पर हादसा उस समय हो गया जब गोवर्धन बुढ़िया मेला से परिक्रमा कर ट्रैक्टर सवार यात्री अपने भिंड गंतव्य स्थान के लिए लौट रहे थे, जहां पर कार सवार लोगों ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं इस हादसे में 30 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को हॉस्पिटल में उपचार के लिए भर्ती कराया, तो वहीं मृतकों का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल घायलों का उपचार हॉस्पिटल में चल रहा है और मृतकों के परिजनों को सूचना कर दी गई है। आपको बता दें कि सभी भिंड के रहने वाले थे और भिंड गोवर्धन से वापस लौट रहे थे, जिसमें थाना फरा क्षेत्र रेपराजाट चौकी पर हादसा हो गया। फिलहाल घायलों का उपचार हॉस्पिटल में किया जा रहा है और हालत सामान्य बताई जा रही है। मथुरा से इंडिया वॉइस के लिए मनोहर पटेल। उधर दिल्ली मेरठ मार्ग पर चलती कार बनी आग का गोला। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी नदीम। मेरठ से गाजियाबाद आ रही गाड़ी में आग लगने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें, गाजियाबाद के मोदीनगर इलाके में तेज रफ्तार कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। उसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि बताया जा रहा है गाड़ी में 3 लोग सवार थे, जिन्होंने गाड़ी में बामुश्किल अपनी जान बचाई। जिन्होंने गाड़ी में आग लगने की सूचना जैसे ही उन्हें मिली, उसके बाद उन्होंने चलती गाड़ी में से कूदने का प्रयास किया और उसके बाद आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि फिलहाल जो फायर ब्रिगेड के अधिकारी हैं, उन्होंने बताया है कि फिलहाल किसी की जनहानि नहीं है और तीनों ही सुरक्षित हैं। अपने सहयोगी माइक के साथ मैं नदीम शाहीन, इंडिया वॉइस, गाजियाबाद। सावन महीने की शुरुआत कल से हो रही है, जिसको लेकर प्रशासन सतर्क है।
हमारे सहयोगी शोएब रिजवी की ये रिपोर्ट देखिए। सावन मास की शुरुआत कल से हो रही है और इसको लेकर के संगम नगरी प्रयागराज में भी तैयारियां जोरों पर हैं। ख़ास तौर से संगम के इलाके को साफ़ सफाई की जा रही है, तैयारी की जा रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में कांवरिया यहां से गंगा जल भर करके आज बनारस के लिए निकलते हैं। साथ ही साथ जो यहाँ मंदिर हैं, शिव मंदिर हैं, शिवालय हैं, उनको लेकर के तैयारियां की जा रही हैं। ख़ास तौर से मनकामेश्वर मंदिर जो यहाँ का एक प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ पर भी तैयारियां पूरी की जा चुकी है। इस बार ख़ास इंतज़ाम किए गए हैं। ख़ास तौर से सीसीटीवी कैमरे की निगहबानी में पूरा मंदिर रखा गया है। आने जाने वाले पर सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम के तहत नज़र रखी जाएगी। भक्तों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए बाकायदा पूरी व्यवस्था की गई है। तो ये कह सकते हैं कि पूरा सावन महीना ये मंदिर जो है गुलजार रहेंगे। भक्त और श्रद्धालु यहाँ लगातार आएंगे, तो उसकी तैयारी की जा रही है और प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है। चूँकि संगम नगरी प्रयागराज धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल है, यहाँ से बाकायदा जो गंगा जल लेकर के कांवरिया यहाँ से जाते हैं, तो तमाम जो मार्ग हैं उसकी साफ़ सफाई की गई, उसकी तैयारी की गई है। तो ये कह सकते हैं कि कल से शुरू होने वाले सावन महीने के लिए संगम नगरी पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और ख़ास तौर से यहाँ का जो मनकामेश्वर मंदिर है वो पूरी तरीके से सज धज कर तैयार हो चुका है भक्तों के लिए। शोएब रिजवी, इंडिया वाइज, प्रयागराज। तो रिपोर्टर लाइव में फिलहाल आज हमारे साथ बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।